ये जानकर हैरानी होगी कि न्यूयॉर्क शहर में 6,000 से ज्यादा ऊंची इमारतें हैं, जो अमेरिका के किसी भी दूसरे शहर से ज्यादा है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि हर एक इमारत के पीछे एक कहानी छुपी हुई है। एक ऐसी कहानी जो महत्वाकांक्षा, नवाचार और कभी-कभी थोड़ा ड्रामा भी लिए हुए है। और आज हम मिलकर इन्हीं कहानियों को उजागर करने वाले हैं। न्यूयॉर्क शहर की वास्तुकला के इतिहास की इस यात्रा में आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंत तक आप इस प्रतिष्ठित स्काईलाइन को एक नए नजरिए से देखेंगे, और कौन जाने, अगली डिनर पार्टी में आप अपने दोस्तों को कुछ मजेदार तथ्यों से हैरान भी कर सकते हैं। अब मैं जानता हूं कि आप क्या सोच रहे होंगे। वास्तुकला, क्या ये सिर्फ शानदार इमारतें नहीं होती? खैर, हाँ और नहीं। वास्तुकला सिर्फ ईंट पत्थर से कहीं ज्यादा है। ये उन लोगों के सपनों के बारे में है जिन्होंने इन्हें बनाया, उन चुनौतियों के बारे में है जिनका उन्होंने सामना किया, और उस विरासत के बारे में है जो उन्होंने पीछे छोड़ी। और न्यूयॉर्क शहर, ये तो वास्तुकला का एक बड़ा खेल का मैदान है। ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल की ब्यू आर्ट्स भव्यता से लेकर सीग्राम बिल्डिंग की आधुनिकता तक, हर युग ने यहां अपनी छाप छोड़ी है। तो चाहे आप इतिहास के शौकीन हो, वास्तुकला के दीवाने हो, या फिर सिर्फ एक अच्छी कहानी पसंद करते हो, ये वीडियो आपके लिए ही है। आज हम इन विषयों पर चर्चा करेंगे। 1. स्काईलाइन का जन्म। न्यूयॉर्क कैसे बना? स्काईस्क्रेपर्स का शहर। दो वास्तुकला के युग। ब्यू आर्ट से लेकर ब्रुटलिज्म तक, तीन पत्थरों के पीछे की कहानियां। न्यूयॉर्क की सबसे प्रतिष्ठित इमारतों के छुपे राज। और इस दौरान मैं आपको कुछ हैरान कर देने वाले तथ्य, कुछ रोचक पर्दे के पीछे की कहानियां, और शायद कुछ ऐसी जानकारियां भी दूंगा जो आपको इस शहर और इसकी वास्तुकला को एक नए नजरिए से देखने में मदद करेंगी। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। न्यूयॉर्क शहर स्काईस्क्रेपर्स का जन्म स्थान कैसे बना? दरअसल ये दो चीजों पर निर्भर करता है: महत्वाकांक्षा और जरूरत। 19वीं सदी के अंत में न्यूयॉर्क तेजी से बढ़ रहा था। लोग शहर की ओर आकर्षित हो रहे थे और जगह की कमी होने लगी थी। लेकिन यहां मजेदार बात यह है कि ऊंची इमारतें बनाने की तकनीक अभी विकसित हो रही थी, और यहीं से स्काईस्क्रेपर का जन्म हुआ। फ्लैट आयरन बिल्डिंग, जो 1902 में बनकर तैयार हुई, दुनिया की ध्यान खींचने वाली पहली इमारतों में से एक थी। 22 मंजिला। ये इमारत अपने समय का एक चमत्कार थी। लेकिन यह सिर्फ ऊंचाई के बारे में नहीं था, यह नवाचार के बारे में था। इमारत का अनोखा आकार फिफ्थ एवेन्यू और ब्रॉडवे के चौराहे पर बने त्रिकोणीय प्लॉट में फिट होने के लिए डिजाइन किया गया था। और मैं आपको बता दूं, इसने काफी हलचल मचा दी थी। लोगों को लगता था कि यह इमारत हवा में उड़ जाएगी। लेकिन स्पॉइलर अलर्ट, ऐसा नहीं हुआ। यह इमारत सिर्फ इंजीनियरिंग का करिश्मा नहीं थी, यह न्यूयॉर्क की महत्वाकांक्षा का प्रतीक थी। इसने दुनिया को दिखाया कि यह शहर आसमान छूने से नहीं डरता, और वो जज्बा आज भी जिंदा है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे न्यूयॉर्क बढ़ता गया, वैसे वैसे इसकी वास्तुकला शैलियाओं भी बदलती गई। हर युग ने कुछ नया लाया, और आज हम तीन सबसे प्रतिष्ठित शैलियों पर चर्चा करेंगे: ब्यू आर्ट्स, आर्ट डेको और ब्रुटलिज्म। पहले बात करते हैं ब्यू आर्ट्स की। ये शैली भव्यता और शानदारी के बारे में है। इसमें बड़ी बड़ी सीढ़ियां, जटिल डिटेल्स और काफी ड्रामा होता है। और इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल। 1913 में खुला ये भवन लोगों को प्रभावित करने के लिए बनाया गया था। मुख्य हॉल की आकाशीय छत से लेकर बीच में लगी प्रतिष्ठित घड़ी तक, हर एक डिटेल को सोच समझकर डिजाइन किया गया था। लेकिन यहां मजेदार बात यह है कि यह सिर्फ सुंदर दिखने के बारे में नहीं था। ग्रैंड सेंट्रल नवाचार का केंद्र था, जिसमें भूमिगत ट्रैक्स और रैंप्स ने लोगों के आवागमन को बदल कर रख दिया। अगला है आर्ट डेको। ये शैली 1920 और 1930 के दशक में उभरी, और ये ग्लैमर और आधुनिकता के बारे में है। क्रिसलर बिल्डिंग इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। इसकी स्लीक लाइंस, स्टेनलेस स्टील की स्पायर और जटिल नक्काशी
इसे मशीन युग की एक प्रेम कहानी जैसा बनाती हैं। मजेदार तथ्य, इसकी स्पायर को असल में इमारत के अंदर जोड़ा गया था और फिर टुकड़े टुकड़े में ऊपर चढ़ाया गया था। ये एक बहुत ही जोखिम भरा पहेली जैसा था। और फिर है ब्रुटलिज्म। अब मैं जानता हूं कि ये शैली थोड़ी विवादास्पद हो सकती है, लेकिन मेरी बात सुनिए। ब्रुटलिज्म कच्चे मटेरियल और बोल्ड फॉर्म्स के बारे में है। सीग्राम बिल्डिंग, जिसे लुडविग मिस वैन डेयर रोहे ने डिजाइन किया था, इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। इसके मिनिमलिस्ट फैसाड और स्लीक ब्रॉन्ज एक्सटीरियर के साथ ये मॉडर्निज्म का एक मास्टरपीस है। चाहे आप इसे पसंद करें या नापसंद, इसके प्रभाव को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब समय है मजेदार हिस्से का, पत्थरों के पीछे की कहानियों का। क्योंकि सच कहूं तो हर बड़ी इमारत के पीछे एक बड़ी कहानी होती है। उदाहरण के लिए वुलवर्थ बिल्डिंग को लीजिए। जब यह 1913 में बनकर तैयार हुई, तो यह दुनिया की सबसे ऊंची इमारत थी। लेकिन यहां ट्विस्ट यह है कि इसे फ्रैंक वुलवर्थ, जो वुलवर्थ रिटेल चेन के संस्थापक थे, ने पूरी तरह से नकदी में फंड किया था। हाँ, आपने सही सुना। कोई लोन नहीं, कोई निवेशक नहीं, बस ठंडे, सख्त नोट। और इमारत का गॉथिक डिजाइन, ये वुलवर्थ की यूरोपीय कैथेड्रल्स के प्रति प्यार से प्रेरित था। ये सच में एक पैशन प्रोजेक्ट था। या फिर गुगेनहाइम म्यूजियम की बात करें। फ्रैंक लॉयड राइट द्वारा डिजाइन की गई ये इमारत अपने समय से इतनी आगे थी कि लोग इसे समझ ही नहीं पाए। कुछ लोगों ने इसे वॉशिंग मशीन कहा, तो कुछ ने इसे एक मास्टरपीस माना। लेकिन यहां बात यह है कि राइट की दृष्टि कला के लिए एक नए तरह की जगह बनाने के बारे में थी। और चाहे आप इसे पसंद करें या नापसंद, गुगेनहाइम दुनिया की सबसे पहचानी जाने वाली इमारतों में से एक बन गया है। तो इन सब से क्या सीख मिलती है? दरअसल न्यूयॉर्क शहर की वास्तुकला का इतिहास सिर्फ इमारतों का संग्रह नहीं है। ये उन लोगों, सपनों और चुनौतियों का प्रतिबिंब है जिन्होंने इस अद्भुत शहर को आकार दिया। और अगली बार जब आप इन सड़कों पर चलें, तो एक पल रुककर ऊपर देखिए और इन पत्थरों के पीछे की कहानियों को सराहिए। इस यात्रा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक बटन जरूर दबाएं, सब्सक्राइब करें और घंटी बजाएं, ताकि आप ऐसी और कहानियां न चूकें। और हाँ, कमेंट्स में मुझे बताएं, न्यूयॉर्क शहर में आपकी पसंदीदा इमारत कौन सी है? अगली बार तक एक्सप्लोर करते रहिए।